ये क्वेश्चन कह रहे हैं अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज, तो चार्ज ट्रांसफर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कभी नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो कि चार्ज ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज वही सबसे हल्के पार्टिकल है। तो बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाई गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। फिर कह रहे हैं ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इट्स एक्सियल प्लेन at distance L and EQ be the field in the equatorial plane at distance L. Then the relation between EA and EQ तो मालूम है एक्सियल पोजीशन पे सेम दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2p के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि इक्वेटोरियल में q के प्रोपोर्शनल होती है, तो EA इज इक्वल टू 2e। ये जो स्टैंडर्ड सवाल है, किसी एक फेस के थ्रू जो फ्लक्स हो जाता है वो q by 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, पहले भी कर चुके हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक अप 20 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, तो इसको क्या कहते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 से डिवाइड कर देंगे, ये 10 टू द पावर ऑफ -6 है तो 10 टू द पावर ऑफ 13 हो जाएगा, और उसके बाद 20 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ बेसिकली ये वाला। An electric dipole placed in a non-uniform electric field experiences both torque and a net। बेटा इसमें छोटा सा गड़बड़ बता दो, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स तो लगता है, हम लोग देख ही चुके हैं। टॉर्क लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली टॉर्क पी क्रॉस ई होता है, तो अगर ई और पी पैरेलल हो जाएंगे तो टॉर्क नहीं भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है ये हो जाएगा बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। फिर कह रहे हैं शो बिलो इज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीस चार्जेस टू द सरफेसेस, अंदर वाले चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि सम जीरो है, इसका आंसर डी हो गया, q by epsilon। In the basic cesium chloride structure, cesium plus chloride ion arranged in the PC configuration as shown in the figure, the net electrostatic force exerted by the 8 cesium plus ion on the chloride ion is, तो जो फोर्स पूछ रहे हैं और फोर्स वेक्टर है, तो जो ये सीजियम प्लस की वजह से क्लोराइड पे इधर अट्रैक्शन लगेगा इधर की तरफ, उसके लिए ये वाला सीजियम प्लस का अट्रैक्शन कैंसिल कर देगा, ऐसे पेयर में लग रही है तो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0। Two concentric conducting thin spherical shell A and B having radii A and B, RA and RB greater than RA, are charged with charge Q and minus QB, और QB का मैग्नीट्यूड QA से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन, इसको अगर मैं बना लूं तो ये RA रेडियस का है, ये दूसरी चीज है जो कि अच्छा नहीं बना बट कोई बात नहीं है, RB रेडियस की है, ये सेंटर है, तो जब मैं 0 से RA तक जा रहा हूं तो कोई फील्ड नहीं होगी, RA के बाद एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव फील्ड होगी जो कि समय के साथ डिक्रीज करेगी, तो ये वाला आंसर गलत हो गया बिकॉज फ्लैट है। अरे यार भाई तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई, सवाल पूछना इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ वोल्टेज भी लिखे, ये सब ई मान लेना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएशन सेम सही होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और धीरे धीरे घटेगी, जैसे ही हम लोग आरबी को क्रॉस करके यहाँ बाहर निकलेंगे, यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ कहीं आएंगे, वहां पर अब जो मुझे नेट चार्ज दिखाई देगा वो नेगेटिव दिखाई देगा, तो मेरा ग्राफ फट से पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे जीरो चला जाएगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। वोल्टेज भी होता तो नेचर ऑफ द ग्राफ सेम ही होता, बस खाली वैल्यूज कम ज्यादा हो जाती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो खाली नेचर ऑफ द ग्राफ की बात करें तो भी आंसर ए ही रहेगा। सॉरी गलती हो गई, अगर वोल्टेज होता तो फिर क्या कहते हैं अंदर ये जीरो नहीं होता, फिर यहाँ पर कुछ फाइनाइट वोल्टेज होता, तो सॉरी फॉर दैट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ग्राफ है। टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ अपोजिट साइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी शीट इज, तो ये हम लोग कैपेसिटर में कर रखे हैं कि भाई जब दो शीट होंगे इस तरीके से, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर सेम ही डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड हो जाएगी, तो फील्ड हो जाती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे।
3 पॉइंट चार्जेस ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस, तो भाई ये तो हम लोग क्या कहते हैं, बिट सेट में ऐसा सवाल आ चुका था, तो इसको हम लोग दो डाईपोल की तरह देख लूंगा। यहाँ पर जो माइनस टू क्यू है उसको माइनस क्यू कॉमा माइनस क्यू ले लूंगा। बिट सेट में जिपमर में सवाल आ चुका है, देखो सवाल कितने कॉमन होते हैं। इसको क्यू ले लूंगा और इसको क्यू ले लूंगा, ये मेरे तीन चार्जेस हैं। ये वाला डाईपोल क्यू ए हो गया, ये वाला डाईपोल क्यू ए हो गया, इनका रिजल्टेंट रूट टू क्यू ए हो गया, और रूट टू क्यू ए along द लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 एंड ए 0, ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर। ये भी सवाल हम लोग जिपमर में कर चुके हैं। ये दिखाता है कि देखो किस तरीके से कंपटीशन में सवाल रिपीट होते हैं। तो जिपमर वाले में इसका सोल्यूशन मैंने काफी अच्छे से दे रखा है, फिर से एक बार बता दूं। सेंटर पे अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो मैं जिपमर में सवाल कर रहा था तो वहां पे लेमडा ले रहा था, यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आ रहा है। बात हो गई। अब क्या करूं, आर दूरी पर अगर मैं ये सॉरी थीटा दूरी पर, थीटा एंगल पे अगर मैं छोटा सा डी थीटा एंगल ले लूं, तो ये जो टुकड़ा आ जाएगा इसकी लेंथ आर डी थीटा आ जाएगी, या इसके ऊपर जो चार्ज डी क्यू हो जाएगा वो लेमडा आर डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्यू आर से आर कट गया, क्यू डी थीटा अपॉन पाई, तो इसकी वजह से चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी तो वो हो जाएगी डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू डू डी थीटा बाई पाई आर स्क्वायर, और इस डीई का जो अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इस डीई का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कट जाएगा, डीई साइन थीटा मुझे जोड़ लेना है, इनटू साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देना है 0 से पाई तक, तो ये साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बेसिकली मेरा जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 से 2 कट गया, 4 की जगह पे 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू 2 पाई आर स्क्वायर की ये वाला। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 1.8 × 10⁵ वोल्ट। तो भाई छोटी सी गड़बड़ जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा नहीं था, पर चलो यहाँ पर सवाल आ गया तो कर लेते हैं। इफ P is at a distance of 50 centimeter apart from the center O of the dipole and if CP makes an angle of 60 degree with the positive side of the axial line of the dipole, what is the dipole moment? एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है उसका सवाल है, हम लोगों ने यहाँ पे गलती से डाल दिया है। मैं बता देता हूँ वाला कंसेप्ट, कोई बात नहीं। कोई पी डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ से डाइपोल से थीटा एंगल बनाते हुए आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है मुझको, कॉस थीटा की वैल्यू थीटा 60 डिग्री दे रखी है, आर 0.5 मीटर दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है, तो वहां से मैं पी की वैल्यू निकालूंगा, कैलकुलेट करके आ जाएगा। There exists a non-uniform electric field along x-axis as shown in the figure below. The field increases at a uniform rate along the positive x-axis. A dipole is placed inside the field as shown in the figure. Which of the following is correct for the dipole? तो क्या हो रहा है कि देखो, एक तो बात क्या है कि इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एंगल 0 नहीं है। दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो दाहिने जाने पे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ये वाले चार्ज पे थोड़ा सा कम फोर्स लग रहा होगा। तो इसकी वजह से जो डाइपोल का मोशन है, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दूसरी अगर इनकी वजह से टॉर्क कैलकुलेट करें, तो ये ऐसे टॉर्क लग रहा है, ये ऐसे टॉर्क लग रहा है, तो नेट टॉर्क जो हो गया वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो
ये वाला तो गलत हो गया, ये भी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में along नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आंसर फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। वो कैसे देख लेंगे, दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस के सम से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और टॉर्क तो दोनों के ऐड ही हो रहे हैं, तो टॉर्क। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ओ ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ एल ए बी सी डी, जो भी इसके हो गए, एंड द सेम चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम ओ, ठीक है, रख दिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी। अब भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। ए बी सी डी के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं ए बी सी डी को देखूं, ये वाली टॉप क्यू ले रहा हूँ इसका, ये ए बी सी डी वाली वॉल है, यहाँ पर एक क्यू रखा है और यहाँ पर एक क्यू रखा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट होगा। तो डायमेंशनली ही ये तीनों जो हैं ये फ्लक्स के डायमेंशन नहीं है, और फिर इसकी वजह से भी कुछ फ्लक्स ऐड होगा, तो फिर मेरा आंसर जो है वो क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा और क्यू बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, मतलब टू क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट से कम होगा। अभी इनमें से जीरो तो आंसर हो नहीं गया, बिकॉज फ्लक्स कुछ तो हो ही रहा है, और ये सारे डायमेंशनली ही फ्लक्स नहीं है, तो इसलिए मेरे हिसाब से सारे आंसर गलत है। अगर ए बी सी डी की जगह पर उन्होंने बी जी सी बी जी एफ मांगा होता, तब इसका आंसर जीरो हो जाता, बिकॉज फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते। पर मेरे हिसाब से सवाल गलत है, मैं इसको अपने क्विज से हटा दूंगा। Three charges Q, capital Q and 4Q are placed in a straight line of length L at point 0, half and L respectively from one another. In order to make the net force on Q 0, the capital Q must be. ठीक है भाई, तो भाई ये तो है Q, फिर यहाँ पर है कैपिटल Q, और फिर यहाँ पर है 4Q, ठीक है। तो पहली बात तो चूंकि नेट फोर्स जीरो रखना है, तो 4Q की वजह से इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो Q की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, इसलिए मेरा आंसर नेगेटिव होगा, तो डी वाला आंसर गलत हो गया। और चूंकि कैपिटल Q का डिस्टेंस हाफ है, जबकि 4Q की ये डिस्टेंस 1 है और ये वाला डिस्टेंस हाफ है, तो आधे डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड 1/4 होना चाहिए, इसलिए माइनस क्यू वाला आंसर आ जाएगा। बाकी अगर तुम लिखना चाहते हो तो कि यहाँ पे लिखने वाली फील्ड लिख रहा हूं, Q अपॉन हाफ का स्क्वायर प्लस 4Q अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हाफ ऊपर जाके 4 आ गया, तो 4Q प्लस 4 स्मॉल क्यू इक्वल टू 0 आ गया, या कैपिटल Q इक्वल टू माइनस आ गया, तो एक करेक्ट। An infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform charge density rho, ठीक है, it has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure. The magnitude of electric field at a point P, which is at a distance 2r from the axis of the cylinder, is given by the expression 23 rho r by 16 k epsilon naught. What is the value? ये बड़ा मुश्किल सवाल होगा, धीरे धीरे बात। तो तुम्हें मैंने ये बात सिखा रखी है, अगर कहीं पर कैविटी हो तो उसको मैं रो प्लस माइनस रो चार्ज डेंसिटी मान सकता हूँ, मतलब वहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे जो फील्ड है वो, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो रो प्लस माइनस रो है। तो अब बेसिकली क्या हो गया, मेरे पास रो चार्ज डेंसिटी का एक सिलेंडर हो गया और माइनस रो चार्ज डेंसिटी का एक स्फीयर हो गया। जो रो चार्ज डेंसिटी का सिलेंडर है उसकी वजह से फील्ड 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर होती है। अब लेमडा जो है वो होता है 4 एक इंटू लेमडा बाई आर, यहाँ पे लेमडा बाई 2r हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस एक्सेस से 2r है। अब देखना है कि लेमडा को रो से कैसे रिलेट करें,
तो मान लो मेरे पास कोई सिलेंडर है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा वो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। अगर इसको एल से डिवाइड करूं तो लेमडा जो है वो रो इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाती है। तो इस लेमडा को डिलीट कर दूं तो यहां पर मैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर वो जो कैविटी है उसको भूल जाऊं और पूरे सिलेंडर को देखूं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो पाई आर स्क्वायर बाई 2r। ठीक है। अब स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं वहां पर तो ई की वैल्यू हो जाएगी, ये भी ई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर जो चार्ज होगा हो जाएगा रो, एक्चुअली माइनस रो बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। ठीक है, ये चार्ज हो गया और अपॉन 2r का स्क्वायर बिकॉज ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेरी फील्ड हो जाएगी, इस फील्ड बिकॉज ऑफ सिलेंडर हो गई, ये जो हुई मेरी फील्ड बिकॉज ऑफ स्फीयर हो गई, ऑब्वियसली फील्ड बिकॉज ऑफ स्फीयर नेगेटिव है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पास रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी और उसको इससे कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल देंगे, वो आंसर आ जाएगा।